कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने ये ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा 1947 की घटना के बाद कि अपने ही देश के लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन जाएंगे। डिलिमिटेशन कमीशन के होने के बावजूद और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इतना फेवरेबल कश्मीरी पंडितों के होने के बावजूद अगर वो इस समय अनरिप्रेजेंटेड रहते हैं तो उसका ये मतलब है ये आने वाले समय के लिए एक सिग्नल है। ये कश्मीरी पंडित समाज के लिए, कश्मीरी सिख समाज के लिए और जो नॉन स्पीकिंग कश्मीरी हिंदूज़ हैं उनके लिए ठीक नहीं है। जो ये J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 है उसमें अमेंडमेंट चाहिए और इस बार हम वो अमेंडमेंट भी तैयार कर रहे हैं। किसी को किसी बात का ठेका नहीं मिलता क्योंकि मैं जम्मू की बात करता हूँ इसलिए मैं ही सक्षम हूँ, मैं कश्मीरी पंडितों की बात करता हूँ इसलिए मैं ही सक्षम हूँ। ऐसा नहीं होता। राजनीति में अधिकार उन्हीं को होता है जो राजनीति में सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी ये सारी चीज़ें हम भी मानते हैं, कैंपेन भी चले, सबको दिखता है, पर जब हम बात करते हैं 3 रिप्रेजेंटेटिव भारतीय जनता पार्टी से गए फिर भी लोग कह रहे हैं कि जम्मू की रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई। ऐसा क्या करने की क्या आपको लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है उस पर विश्वास लोगों का? देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, चलिए यही मानते हैं जो आप कह रहे हैं वही मानते हैं 2 मिनट के लिए, फॉर एकेडमिक पर्पजेज हम वही मानते हैं, सही है। लेकिन आज तक जितने भी जम्मू में इलेक्शन हुए हैं भारतीय जनता पार्टी जीती। जम्मू कश्मीर के लिहाज से कुछ दिन पहले एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के 14 नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, इसके अलावा अमित शाह जी से, और जो सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यूनियन गवर्नमेंट में वहाँ उनसे मुलाकात हुई और सबकी एक कंसेंसस वहाँ पर बनकर निकली कि डिलिमिटेशन जल्द से जल्द हो, उसके बाद इलेक्शंस और स्टेटहुड। कई सारे पॉलिटिशियंस ने ये ज़रूर कहा है कि स्टेटहुड पहले मिलने चाहिए उसके बाद इलेक्शंस होने चाहिए। इन सारी चीज़ों पर अलग अलग राय जरूर बनी, पर डिलिमिटेशन को लेकर सबकी एक पुरजोर आवाज़ थी कि जल्द से जल्द वो कंप्लीट कर देनी चाहिए। पर उसी को लेकर एक बड़ी डेवलपमेंट आज भी हो रही है जिसमें कि जस्टिस देसाई जो इसको हेड कर रही हैं इस पूरी कमेटी को, वो एक मीटिंग करने वाली है और उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है वो तेज़ी से चलना शुरू होगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अब पूरा संजीदा हो चुका है कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। पर इन सारे प्रोसेस से अलग अलग खित्तों की अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स की एक अपनी मांग है। कश्मीरी पंडित इसमें क्या सोच रहे हैं और किस तरह से उनको लग रहा है कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन उनको मिलेगी, उन चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और कश्मीर पंडित की एक पुरजोर आवाज़ रखने वाले अश्विनी चुरंगू जी मौजूद हैं। सर स्वागत आपका। धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी जी, सबसे पहले क्योंकि कश्मीरी पंडित का हमेशा से रहा है कि वो पिछले 30 सालों से अगर हम बात करें तो वोट जम्मू में डाल रहे हैं, वोट दिल्ली के किसी कोने में डाल रहे हैं, किसी और स्टेट में डाल रहे हैं, पर उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है बडगाम, बारामूला, दिल्ली, श्रीनगर, वो अलग अलग जो खित्ते हैं वहाँ पर वो कर रहा है। क्या उम्मीद रहेगी आपकी इस डिलिमिटेशन प्रोसेस से जब ये कंप्लीट हो जाएगा? कश्मीरी पंडित्स को क्या एक उम्मीद? देखिए सबसे पहले तो मैं जैसे जहाँ से आपने शुरू किया, आपने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक बुलाई थी, मैं वहीं से शुरू करूँगा। इसलिए वहाँ से शुरू करना है क्योंकि कुछ गलतफहमियाँ लोगों के मन में आई हैं, उन गलतफहमियों को दूर करना बड़ा ज़रूरी है। ये जो बैठक थी इसके बारे में अगर आपको याद होगा कोई पिछले 1 महीने से काफ़ी स्पेकुलेशंस चल रही थी और स्पेकुलेशंस में कोई कमी नहीं थी, उठपटांग भी कुछ थी, कुछ जेन्युइन भी थी और कुछ ऐसा था कयास आ रही जिसे कहते हैं, उसकी बेसिस पर भी वो काफ़ी चर्चा चला। वो इंटेलेक्चुअल्स के बीच में वो चर्चा चली, सिविल सोसाइटी में भी चर्चा चली और मीडिया में तो चलनी ही थी। लेकिन कुल मिलाकर आखिरकार जब वो मीटिंग हुई तो उसमें ये फैसला हुआ कि केवल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हीं को बुलाया जाएगा। यानी वो कोई स्टेक होल्डर्स की बैठक नहीं थी, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की बैठक थी और पॉलिटिकल लीडर्स की बैठक थी। और उसमें ये तय हुआ कि बुलाना किन को है, तो एक क्राइटेरिया तय हुआ, चीफ मिनिस्टर जो रहे हैं उनको बुलाएंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स जो हैं उनको बुलाएंगे और जो पार्टीज़ के हेड हैं J&K में उनको बुलाएंगे। उस प्रकार से वो मीटिंग हुई। और उसमें फिर एक और चीज़ भी हुई कि अंदर जाने से पहले कई लोगों के अलग अलग एजेंडा थे, डेफिनेटली होने चाहिए क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी अपनी विचारधारा होती है। लेकिन अंदर जा कर के जब वो बैठक हुई तो कुछ एक बातें बड़ी अच्छी तरह से और स्पष्ट हो गई और वो केवल पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से नहीं हुई बल्कि सरकार की तरफ से भी हुई। और वो बात थी कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है J&K में, जिसको प्रजातंत्रीय व्यवस्था कहते हैं, उसकी बहाली के और हमारा कदम उठना चाहिए। हमने पीछे देखा, पिछले 1-2 सालों में हमने देखा
इलेक्शंस यहाँ पर हुए, अलग अलग बॉडीज़ के इलेक्शन हुए, जैसे सरपंच पंचों के इलेक्शन हुए, उसके बाद में हमने देखा कि बीडीसी के इलेक्शन हुए, उसके बाद में हमने देखा डीडीसी के इलेक्शन हुए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये इलेक्शन जो थे बड़े ही शानदार भी हुए और सफल भी हुए। उनके बेसिस पर आगे बढ़ने की उम्मीद को लेकर के सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये जोर था कि सरकार इसमें पहल करे, और सरकार ने भी पहल की, और सरकार ने स्पष्ट होकर के कहा कि हम अभी आपसे कहना चाहेंगे, और वो ये है कि आप तैयारी करिए। अब तैयारी करने में एक चीज़ बीच में आती है। देखिए, जो ये लोगों की राय है, कुछ लोगों की राय डेफिनेटली है कि यहाँ पर स्टेट को फिर से, जो ये यूनियन टेरिटरी बनी है उसको फिर से स्टेट बनाया जाए। उसके बारे में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने आज से 2 वर्ष पूर्व ये प्रॉमिस भी किया है, और वो सदन में किया है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये वापस किया जाएगा, बट इट विल बी डन एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। अब वो अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा है वो आगे इतिहास बताएगा, आगे आने वाला इतिहास बताएगा। लेकिन एक चीज़ उन्होंने साफ कही, ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से आया कि डिलिमिटेशन के तुरंत बाद में हम इलेक्शंस की बात करेंगे और शुरू करेंगे। एक्चुअली ये डिलिमिटेशन पिछले साल ही पूरी होनी थी, लेकिन कोविड-19 की दृष्टि से जो माहौल बना उसमें ये सारा डिले हुआ। मुझे आपको कहते हुए, शायद मैंने पहले भी आपसे ये बात की है, जहाँ तक मुझे याद है, 26 मार्च को मुझे एक निमंत्रण मिला था ये डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से कि मैं वहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन रखूँ। उसके पहले 7 मार्च को एक बैठक हुई थी, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी है JNK की, उसकी बैठक कटरा में हुई थी। अभी 2 दिन पहले फिर से हुई है वो, लेकिन जम्मू में हुई और सेमी वर्चुअल तरीके से हुई। जो कटरा की बैठक है वहाँ पर भी मैंने इस इशू को, मुझे जब बोलने के लिए कहा गया, मैंने इस इशू को वहाँ पर भी रखा था और बड़े अच्छे से रखा था। कुछ लोगों ने समर्थन भी किया था वहाँ पर। उसके बाद में मुझे मौका मिला, मैंने न्यूज़पेपर्स और बाकी जगहों पर मीडिया में इस बात को रखा, और उसके तुरंत बाद डिलिमिटेशन कमीशन का जब हमें निमंत्रण आया तो हम 26 मार्च को वहाँ पर हमारी प्रेजेंटेशन हुई। हम 3 लोग थे, मैं था, उसके साथ में एक सरदार जी हैं हमारे, वो सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कश्मीरी सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका नाम है हरबंस सिंह जी। और उसके अलावा हमारे एक सीनियर नेता हैं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के, जाने पहचाने, उनका नाम है श्री उत्पल कोल। लेकिन उसके पहले, प्रेजेंटेशन से पहले, हमने काफ़ी सेमिनार इस पर किए, हमने काफ़ी वेबिनार किए, और वहाँ पर जो एक कॉन्सेंसस था उसके आधार पर हमने वहाँ पर प्रेजेंटेशन दी। और प्रेजेंटेशन के बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि कमीशन में एक तो डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरपर्सन जस्टिस रिटायर्ड रंजना देसाई जी थी। उसके अलावा ये जो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो वो भी वहाँ पर उस दिन थे। उनके साथ में इलेक्शन कमीशन के और भी सदस्य वहाँ पर थे, और हम भी थे। वहाँ पर बड़े अच्छे वातावरण में बैठक हुई, और जो हमने प्रेजेंटेशन दी उसके आधार पर जो हमने कहा, मैं पहले उस पर आता हूँ। हमने कहा क्या? हमने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में एक ऐसी कम्युनिटी है जिसका नाम कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, उसके साथ में जो बाकी माइनॉरिटीज़ कश्मीर की हैं, जैसे कि कश्मीरी सिख हैं, और उसके अलावा नॉन कश्मीरी स्पीकिंग हिंदूज़ भी हैं। जैसे एक सेक्शन होता है हिंदू सोसाइटी में खत्री समाज, खत्री समाज काफ़ी कश्मीर में है। इसी प्रकार से कुछ राजपूत भी हैं, कुछ ब्राह्मण भी हैं। तो ये लेकिन कश्मीरी नहीं बोलते, लेकिन हमारे कश्मीर में जो माइनॉरिटीज़ और हिंदुओं का एक समाज है, पूरा समाज है, ये उसका अभिन्न अंग है। तो इस प्रकार से हमने इन तीनों समुदायों को रिप्रेजेंट किया, और ये कहा कि ये दीज फॉर्म द माइनॉरिटीज़ ऑफ कश्मीर वैली हु आर अनरिप्रेजेंटेड फॉर द लास्ट 50 ईयर्स। पिछले 50 वर्षों में इनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई है, चाहे कितने भी इलेक्शन हो जाएं, ये अनरिप्रेजेंटेड हैं। अब नए तरीके से जो ये डिलिमिटेशन कमीशन है वो व्यवस्था करे कि इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो। इस पर डिलिमिटेशन कमीशन ने कहा कि हमारी टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, हम तो उसी पर चलेंगे जैसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये बात नहीं है, क्योंकि कैटेगरी कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा है, एक रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का जो है, या तो उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी तब होगा। तो हमने उस पर डिलिमिटेशन कमीशन को कहा कि हम अपनी तरफ से जो भी हमने कहना होगा हम आपको कहेंगे, प्लस डॉक्यूमेंटेशन जो होगी वो भी आपको देंगे। लेकिन एक और बात हम आपको कहेंगे
कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने ये ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा 1947 की घटना के बाद कि अपने ही देश के लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन जाएंगे। तो ये एक स्पेशल कैटेगरी बन गई, स्पेशल क्लास बन गया। उस वक्त उन्होंने नहीं सोचा था, लेकिन अब टाइम आ गया है जब कि हमने इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये एक 5% का समाज जो है, अगर ये अनरिप्रेजेंटेड रहता है, ऐसे ही रहता है, तो उसका ये मतलब है कश्मीर में जाने के लिए जो एक रास्ता है वो भी बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर हम उनके बाहर रहने के बावजूद उनको अनरिप्रेजेंटेड रखते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन के होने के बावजूद और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इतना फेवरेबल कश्मीरी पंडितों के होने के बावजूद अगर वो इस समय अनरिप्रेजेंटेड रहते हैं, तो उसका ये मतलब है ये आने वाले समय के लिए एक सिग्नल है। ये कश्मीरी पंडित समाज के लिए, कश्मीरी सिख समाज के लिए और जो नॉन स्पीकिंग कश्मीरी हिंदूज़ हैं उनके लिए ठीक नहीं है। इससे हमारे वापस जाने के रास्ते जो हैं वो अवरुद्ध हो जाएंगे। इसलिए क्या करना चाहिए? तो हमने एक राय दी। हमने कहा देखिए, रिजर्वेशन के माध्यम से आप ये कर सकते हैं या तो नॉमिनेशन के माध्यम से कर सकते हैं। रिजर्वेशन पर हमने जब कई कानूनविदों से बात की तो हमारे सामने आ गया कि सिक्किम में इस प्रकार का एक प्रोविज़न है। सिक्किम असेंबली में एक लामा संगा करके एक कम्युनिटी है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए और उनका रिप्रेजेंटेशन होने के लिए एक सीट वहाँ पर इस प्रकार से निर्माण की गई है। और उसके लिए फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ 1993 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में अपने डिसीजन में ये कहा कि नहीं, ये डिसीजन बिल्कुल ठीक है और ये व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। उन्होंने उसको अपहोल्ड किया, तब से लेकर के बिल्कुल ठीक निर्बाध होकर के ये चल रहा है। ये तो हुआ रिजर्वेशन का। अगर मान लीजिए रिजर्वेशन पॉसिबल नहीं है तो दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका है नॉमिनेशन का। उसके लिए भी एक मिसाल है, पुडुचेरी हमारे पास है, पुडुचेरी की असेंबली। वहाँ पर 30 सीटें जो हैं उन पर निर्वाचन होता है और उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 सीट्स वहाँ पर नॉमिनेट करती हैं। लेकिन नॉमिनेशन जिनका होता है वो पौंडीचेरी के ही होने चाहिए। अब वो वाला डिसीजन जो है वो भी 2003 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया, कहा ये करेक्ट है। लेकिन इस बार 2021 में उसके प्रोसीजर को लेकर के मद्रास हाई कोर्ट में अपील की गई कि ये प्रोसीजर गलत है जो उन्होंने अपनाया। तो मद्रास हाई कोर्ट ने फिर से ये कहा कि नहीं, आपकी बात गलत है, जो प्रोसीजर है वो भी ठीक है और जो मूल प्रश्न है वो भी ठीक है। और उस प्रकार से फिर 3 सदस्य वहाँ पर मनोनीत हो गए। हमने कहा ये 2 तरीके हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय, सिख समुदाय और जो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग हिंदू समुदाय कश्मीर का है, उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए ये एक तरीका है। और हमने एक सुझाव दिया। सुझाव में हमने कहा कि हम कहते हैं कि टोटल सीट्स जो हैं वो 90 हैं। इस आधार पर कि 30 पर 3 जो पुडुचेरी असेंबली में हुए हैं तो 90 पर 9 हो जाएंगे, यानी 99। तो हमने कहा 100 भी हो सकता है। तो उन 100 का फिर हमने क्या करना चाहिए? हमने ये कहा कि 90 तो निर्वाचित होकर के उस सूरत में आएंगे, 5 आप दे दीजिए कश्मीरी माइनॉरिटीज़ को, उसमें 3 कश्मीरी पंडित, 1 कश्मीरी सिख और 1 नॉन कश्मीरी स्पीकिंग हिंदू। जो बाकी के 5 हैं, यहाँ पर आपको पता होगा यहाँ पर 2 नॉमिनेशंस होती हैं, वो होती हैं लेकिन वुमेन की। हमने ये कहा कि देखिए, जो महिलाओं का हिसाब किताब राजनीति में जम्मू कश्मीर में है वो उतना एडवांस नहीं है जितना बाकी स्टेट्स में है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है। तो ऐसा करने के लिए टू एम्पावर वुमेन वी शुड रेज दिस 2 to 5, 2 either to 4 और to 5। तो उस प्रकार से फिर उनको भी एम्पावरमेंट उससे हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने जो है डिलिमिटेशन कमीशन को राय दी है। अब हुआ ये है, क्योंकि पीछे ये बड़ा कोविड बहुत ज़्यादा, ये तो प्रलयंकारी मामला हो गया था, तो इससे बड़ा नुकसान भी पहुंचा, सारे देश को पहुंचा, जम्मू कश्मीर को भी पहुंचा और हमारी कम्युनिटी, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को भी पहुंचा। कोई ऐसा सेक्शन सोसाइटी का नहीं है जिसको इसके कारण नुकसान न पहुंचा हो, और सारा काम ठप हो गया है। डिलिमिटेशन कमीशन की बैठकें भी ठप हो गई। अब डिलिमिटेशन कमीशन ने पिछले 10-12 दिनों में एक प्रकार से समझिए वो चौथे गियर में आ गए हैं। तो उस दृष्टि से हमारा ये मानना है कि अब बैठकें होंगी, और मैंने सुना है कि उन्होंने आज के दिन एक बैठक का आयोजन किया है।
और बड़ी खुशी की बात मुझे इस बात पर भी हुई कि कश्मीर की जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेट करना मान लिया है। ये भी बड़ी अच्छी बात है। ये एक, मैं तो ये कहूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई थी उसका ये एक सकारात्मक पहलू है। यहाँ मैं दो चीज़ आपसे शुरू पूछना चाहूँगा। एक, सबसे पहले आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक हुई जम्मू से, हमने देखा प्रेस क्लब में भी कई सारे प्रोटेस्ट भी हुए, उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित्स की वहाँ रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं हो पाई। दूसरा, अब जब डिलिमिटेशन कमीशन में अगर कश्मीरी, जिस तरह से आपने कहा, ये ज़्यादा शायद मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को ये जानकारी है कि कश्मीरी पंडित्स वहाँ पर एक मुलाकात डिलिमिटेशन कमीशन से हुई है, बट अब जब मीटिंग्स होने जा रही है तो क्या इन्विटेशन आए हैं कश्मीरी पंडित्स को, क्या रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं, इन दोनों चीज़ों का? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। हमारी जो पहली बैठक जो हमारी हुई थी वो हुई थी 26 मार्च को। उसके पहले कोई लगभग पिछले 6 महीने, रादर उससे भी ज़्यादा 8 महीने की बात है, मेरा डिलिमिटेशन कमीशन के साथ और इलेक्शन कमीशन के साथ लगातार संबंध बना रहा और लगातार हमारी कम्युनिकेशन चलती रही। और उसके बेसिस पर केवल वहीं पर नहीं, हमने कम्युनिकेशन पीएमओ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वहाँ से भी हमने इस बारे में कम्युनिकेशन की और उसी कम्युनिकेशन के आधार पर फिर हमें बुलाया गया और हमारी वहाँ पर जो बात हुई वो काफ़ी आज तक कवर भी हुई है, उस पर आर्टिकल्स भी छपे हैं, व्यूज़ न्यूज़ दोनों छपे हैं। अब जो बैठक हो रही है उसमें क्या खास बात है? उसमें यह है कि हमने उस दिन एक तो नए परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कहेंगे ही, लेकिन साथ में हम डॉक्यूमेंट्स देंगे जो हमारी बात को सबस्टेंशिएट करता है। एक बात मैं आपको और बताऊं, ये सब के दर्शकों के लिए भी बड़ा अच्छा है। डिलिमिटेशन कमीशन के चेयरपर्सन और वहाँ पर जो बाकी बैठे हुए थे उन्होंने ये बात हमारे सामने कही कि जो बात आप कह रहे हैं उसमें सबस्टेंस है। अब ये दूसरी बात है, इसको कैसे कर पाएंगे, उस दृष्टि से भी हमने रिसेंटली पीएमओ के माध्यम से एक पत्र लिखा है और उनको ये भी कहा है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ये इशू उठाइए। उसमें हमने ये बात की है कि जो ये जे&के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 है उसमें अमेंडमेंट चाहिए और इस बार हम वो अमेंडमेंट भी तैयार कर रहे हैं। और वो लीगल जो हमारे एक समझिए कुछ लोग हैं हमारे ग्रुप में जो लीगल दृष्टि से काफ़ी सक्षम है, वो उस अमेंडमेंट को तैयार करेंगे। और उस चीज़ पे कैसे विश्वास किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ प्रधानमंत्री जब मीटिंग करते हैं तो कश्मीरी पंडित्स की वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, दूसरी तरफ आप कहते हैं अपनी तरफ से कि होगा, पर ये दोनों अलग अलग कॉन्ट्रेरी चीज़ें। देखिए, ये इस बात का सबूत है, अगर वहाँ पर कश्मीरी पंडित नहीं था, ये इस बात का सबूत है कि कश्मीरी पंडित पॉलिटिकली अनरिप्रेजेंटेड है। अगर कश्मीरी पंडित पॉलिटिकली अनरिप्रेजेंटेड पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं होता तो ये सिचुएशन नहीं होती। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि वो चाहते ही नहीं है कि कोई आए आगे। देखिए, वो बात जो है वो इन्फ्रेंस होती है, मैं वो इन्फ्रेंस नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ वस्तुस्थिति क्या है। वस्तुस्थिति ये है कि कश्मीरी पंडित पॉलिटिकली अनरिप्रेजेंटेड है और उसी के कारण ये सब कुछ हुआ है। हाँ, एक और बात लोगों के मन में ये आती है कि वहाँ पर सब कम्युनिटी से लोग थे, कश्मीरी पंडित क्यों नहीं था। देखिए, ये एक गलत फहमी है। वहाँ पर सारे कम्युनिटी से लोग नहीं थे, गुजर बकरवालों में से कोई भी नहीं था, सिख कम्युनिटी में से कोई नहीं था, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में से भी कोई नहीं था। बट वो रिफ्यूजीज भी तो नहीं है। नहीं, वो मैं मानता हूँ। अच्छा, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज हैं यहाँ पर, इतने उनमें से कोई नहीं था। पॉइंट यहाँ पर उन्होंने वहाँ पर किसी कम्युनिटी के आधार पर लोगों को नहीं बुलाया था, ऑर्गेनाइजेशंस के आधार पर वहाँ लोगों को नहीं बुलाया था, किसकी पार्टी कितनी सक्षम है वगैरह वगैरह करके ऐसे लोगों को नहीं बुलाया था। उन्होंने वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया था और रिप्रेजेंटेटिव्स भी उन्होंने अपने एक सेट जो उन्होंने फार्मूला बनाई थी उसके आधार पर उन्होंने बुलाया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा एक मुजफ्फर बेग करके हैं जो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, मीटिंग में ही डिक्लेयर कर दिया दैट ही डज नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन फिर भी वो वहाँ थे। हाँ, वो नहीं, वो तो डिसोन कर दिया क्योंकि वो पार्टी में थे ही नहीं, वो गलत फहमी ना हो इसलिए वो कर दिया। अदरवाइज उन्होंने तो आज से 5 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया और वो भी प्रधानमंत्री के निवास पर कर दिया, लेकिन वो यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं इसलिए वो वहाँ पर थे। वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द पॉलिटिकल प्रोटोकॉल्स। देखिए, राजनीति में एक चीज़ होता है, यहाँ ऐसा नहीं होता है राम की टोपी शाम के सर पर, शाम की टोपी राम के सर पर, ऐसा नहीं हो सकता। बट ये एलिगेशन भी तो लगे ना कि अगर हम चाहते हैं कि जम्मू को एम्पावरमेंट मिले या कश्मीरी पंडित्स को मिले या वेस्ट पाकिस्तानीज को मिले, पर उनकी रिप्रेजेंटेशन ही जब तक प्रधानमंत्री से नहीं मिलेगी या फिर सेंटर की लीडरशिप से नहीं मिलेगी तब तक कैसे सारी। मीटिंग में 6 लोग जम्मू से संबंधित हैं जो वहाँ पर बैठे थे,
जो 6 लोग मीटिंग में जम्मू से संबंधित थे वो किसकी बात करेंगे? विल नॉट दे टॉक अबाउट जम्मू? और जो कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव्स थे दे विल ऑल्सो टॉक अबाउट कश्मीर? ऐसा नहीं है। देखिए, किसी को किसी बात का ठेका नहीं मिलता, क्योंकि मैं जम्मू की बात करता हूँ इसलिए मैं ही सक्षम हूँ, मैं कश्मीरी पंडितों की बात करता हूँ इसलिए मैं ही सक्षम हूँ। ऐसा नहीं होता। राजनीति में अधिकार उन्हीं को होता है जो राजनीति में सक्रिय हैं। राजनीति में जो असक्रिय हैं उनको ये अधिकार नहीं मिलता। मान लीजिए मैंने कल एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, चलिए ठीक है, बना दी, अब उसको चला दिया, अब उसके 200 वोट भी नहीं पड़े हैं अभी तक, और मैं कहता हूं चूंकि मैं जम्मू कर रहा हूं, चूंकि मैं कश्मीरी पंडित कर रहा हूं, गुजर बकरवाल कर रहा हूं, जो भी कोई मेरा स्लोगन होगा वो मैं दे, इसलिए मुझे बुलाना चाहिए। ये एक अनसाइंटिफिक पॉलिटिकल थिंकिंग है, इलॉजिकल इरेशनल पॉलिटिकल थिंकिंग है। यहाँ पर आपको सुनकर ताज्जुब भी होगा, खुशी भी होगी कुछ, और वो क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 10,000 ये सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सक्रिय मेंबर्स हैं, और मेंबर्स बाकी कितने हैं वो सुनकर भी आपको हैरानी होगी। 50 लाख से ऊपर मेंबर्स हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये सारी चीज़ें हम भी मानते हैं, कैंपेन भी चले, सबको दिखता है, पर जब हम बात करते हैं 3 रिप्रेजेंटेटिव भारतीय जनता पार्टी से गए, फिर भी लोग कह रहे हैं कि जम्मू की रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई। ऐसा क्या करने की, क्या आपको लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है उस पर विश्वास लोगों का? देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, चलिए यही मानते हैं, जो आप कह रहे हैं वही मानते हैं 2 मिनट के लिए, फॉर एकेडमिक पर्पजेस हम वही मानते हैं, सही है। लेकिन आज तक जितने भी जम्मू में इलेक्शन हुए हैं भारतीय जनता पार्टी जीती लगातार। में 2014 से देखिए नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी है। इफ़ इट वुड हैव बीन दैट, जैसे आप कह रहे हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी ने जीतना नहीं चाहिए था। अब उन्होंने वहाँ पर भीम सिंह जी को बुलाया था। अब भीम सिंह जी जम्मू के बड़े पुराने नेता हैं। मैं एक बात को लेकर के मानता हूँ कि उनकी पार्टी अभी उतनी सशक्त नहीं है, ये मैं मानता हूँ। उनको शायद पिछले 15 साल से 1 लाख वोट से ज़्यादा नहीं मिला है, 1 लाख वोट से कम उनको वोट मिले हैं, बट दे हैव अ प्लेस, दे हैव अ वैल्यू। और अगर उनको प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर बुलाया है, बात रखने के लिए बुलाया है, इट इज़ बेस्ड अपॉन नॉट ओनली हिज स्टैचर बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज एक्चुअल कंट्रीब्यूशन टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। इसलिए इस बात को लेकर के ये तलखी नहीं रहनी चाहिए कि उन्होंने उनको बुलाया, इनको नहीं बुलाया। इनको एवरीबॉडी whosoever was in the meeting had a particular contribution and experience and a background। उसके कारण वो वहाँ पर थे। वहाँ पर उन्होंने ऐसे ही रास्ते से उठा करके लोगों को नहीं रखा था। दे हैड ऑल द बैकग्राउंड जो भी वहाँ पर थे। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि अगर किसी का सेंटिमेंट हर्ट हुआ है कि भाई हम वहाँ पर नहीं थे, हमारा प्रतिनिधित्व वहाँ पर नहीं था, मैं तो ये कहूँगा आप ऐसा कुछ करिए जिससे आगे आने वाले समय में आपका प्रतिनिधित्व वहाँ पर हो। आपको बुलाने पर मजबूर किया जाए। फिर ऐसा कुछ करिए आप, फिर ऐसा कमाल दिखाइए कि आप कौन है, क्या है। 15 साल से आप कहीं पर नहीं हैं, मान लीजिए आपको कोई पूछ नहीं रहा है। इतनी सरकार की बैठकें हुई हैं, वहाँ पर आपको कभी नहीं बुलाया गया, ना आप वहाँ पर गए, किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में आप नहीं हैं, कहीं पर आपका नामो निशान नहीं है। जब कहीं कुछ हो जाता है 6 महीने के बाद में, 1 साल के बाद में, आप पानी में से सिर बाहर निकाल करके दिखाते हैं लोगों को मैं भी हूँ। इस बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है। रिप्रेजेंटेशन मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्शंस ऑन द ग्राउंड, एंड देन एवरीबॉडी नोज। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर हमें ये पता है कि किसी को पता नहीं रहता, एवरीबॉडी नोज हु इज इन व्हाट काइंड ऑफ वाटर एंड व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर। कौन कितने पानी में है ये सबको पता है। इसलिए ये सोचना कि मुझे नहीं बुलाया गया, उसको नहीं बुलाया गया, जिनको बुलाया गया है उसका एक अपना क्राइटेरिया था, उस पर वो बुलाए गए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल भी है, अदरवाइज भी जो बाकी लोग हैं हमारे संगठन में हैं वो भी इस प्रकार से सोचते हैं। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी डिलिमिटेशन इस वक्त सबसे बड़ा और ज्वलंत मुद्दा है। अगर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी इस डिलिमिटेशन के मुद्दे को सीरियसली नहीं ले रही है, उसका ये मतलब होता है कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ही नहीं, बाकी सारे लोग
राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, दे डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। इफ यू आर नॉट टेकिंग पार्ट इन डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, दैट मीन्स पॉलिटिक्स की बात भी नहीं है, डेमोक्रेसी की बात है, डेवलपमेंट की बात है। जब रिप्रेजेंटेटिव आपको कोई होगा तो आपकी आवाज़ रखेगा। देखिए, एक बात मान कर चलिए, राजनीति किसी भी समाज में रीढ़ की हड्डी होती है। अब ये दूसरी बात है कि आपकी रीढ़ की हड्डी कैसी बनी है। कहीं पर यही होगी डेमोक्रेसी के माध्यम से, कहीं पर होगी डिक्टेटरशिप के माध्यम से, कहीं पर होगी मोनार्की के माध्यम से, जो भी माध्यम होगा, लेकिन राजनीति जो है वो किसी भी समाज की बैकबोन है। अगर आप उस बैकबोन को नज़रअंदाज करेंगे तो आप फिर समय आने पर नज़रअंदाज हो जाएंगे। अगर आपने जीवन भर या पेशतर टाइम अगर आपने राजनीति को गलत ढंग से लिया है और आपने उसको नज़रअंदाज किया है, समय आने पर आप नज़रअंदाज हो जाएंगे, ये आप मान कर चलिए। इसमें किसी से नाराज़ होने की बात नहीं है। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। अब देखिए, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी कश्मीर की और नॉन कश्मीरी स्पीकिंग हिंदूज ऑफ कश्मीर, दे कॉन्स्टिट्यूट 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द JNK स्टेट। ओके, चलिए, 5 लाख का मतलब होता है कम से कम 5 लाख लोग हैं। ये 5 लाख लोगों का मतलब क्या है? 5 लाख लोगों का मतलब है अगर नई व्यवस्था में 1 लाख के बेसिस पर, जैसे पीछे व्यवस्था जो थी उसमें 50,000 था, अगर नई व्यवस्था में 1 लाख पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है तो आराम से 4 या 5 सीटें आपकी मिलेंगी। इनको मिलनी चाहिए उस हिसाब से। लेकिन चूंकि वो एक ही टेरिटरी में नहीं है, वो इस वक्त छिन्न भिन्न है, तो कैसे करेंगे? ये चैलेंज है, नंबर 1। नंबर 2, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समाज को कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ के मेन जो समुदाय हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ का समुदाय है, सबसे बड़ा समुदाय कश्मीरी मुस्लिम समुदाय, दूसरा डोगरा कम्युनिटी का समुदाय, तीसरा सिख कम्युनिटी। अगर आप देखेंगे इन तीनों समुदायों में आप इनके रूट्स कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में देखेंगे, चाहे वो नाम है इनके, चाहे वो सरनेम है इनके, चाहे वो निकनेम है इनके। आप देखेंगे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के नामों के साथ में, निकनेम्स के साथ में और सरनेम्स के साथ में वो जुड़ते हैं कहीं ना कहीं। इसका मतलब ये है कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में इन सब के रूट्स हैं, क्योंकि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी इज़ द एंशिएंट कम्युनिटी ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। अब कमाल क्या है कि जो आपकी शाखें हैं वो तो फलीभूत हैं, लेकिन जो आपका रूट है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, वही जंजर पड़ा हुआ है, वही बंजर पड़ा हुआ है। इसलिए कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को हर सूरत में हमने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। और आपने बार बार सुना होगा, कहा भी होगा, शायद मैंने भी कहा है, कई लोगों ने कहा, कश्मीर इज़ इनकम्प्लीट विदाउट कश्मीरी पंडित्स। कहना तो बड़ा आसान है, एक ये। दूसरा कि कश्मीर बिलोंग्स टू कश्मीरी पंडित्स बिलोंग टू कश्मीर, ये भी कहना, हर पॉलिटिशियन ये कहेगा, हर सरकारी मंत्री ये कहेगा, हर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। सारे लोग कहेंगे। जब प्रैक्टिकली कुछ करने की बात होगी तब हाथ पीछे खींचेंगे। सवाल ये पैदा होता है, अगर आप ये कहते हैं कश्मीर इज इनकम्प्लीट विदाउट कश्मीरी पंडित्स, तो आप करिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि डिलिमिटेशन इज अ टेस्ट ऑफ द इंटेंट ऑफ द इंडियन स्टेट टुवर्ड्स कश्मीरी पंडित्स। क्या उम्मीद है, आखिरी में आपसे सवाल पूछूं, क्या उम्मीद है कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो मीटिंग्स होने वाली हैं कश्मीरी पंडित्स के लिए, उसमें से क्या निकल कर आएगा? और क्या अब जब बात आएगी भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होने की, इंडियन स्टेट के सामने खड़े होने की कश्मीरी पंडित्स के लिए, क्या आप तैयार होंगे हमें कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आई बिलोंग टू भारतीय जनता पार्टी, आई एम ऑल्सो कश्मीरी पंडित, बट दैट डज नॉट मीन आई विल नॉट लुक अराउंड। लुक अराउंड का क्या मतलब होता है, मैं बताता हूँ। देखिए, जो सारा जम्मू कश्मीर है, इसमें एक डिस्क्रिमिनेशन हुई है। ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा, कोई नहीं बोलेगा, आप नहीं बोलेंगे तो सच्चाई छिप जाएगी। जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन ज़रूर हुई है, गुजर्स बकरवाल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन ज़रूर हुई है, और उसके अलावा जो यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ हैं, वो तो 3rd क्लास सिटीज़न बेचारे बन गए थे यहाँ पर, वर्चुअली 3rd क्लास। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के साथ क्या हुआ है वो भी किसी से छुपा नहीं है। सवाल ये पैदा होता है, अब जब आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो क्या ये जो उनके साथ में भेदभाव आज तक हुआ है, विल दैट कंटिन्यू? वी हैव टू लुक टुवर्ड्स दैट कि ये कंटिन्यू नहीं होना। अगर मान लीजिए आपने सब कुछ किया और ये कंटिन्यू होता रहा तो फिर करने का फ़ायदा क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया,
इन तीनों का कर्तव्य बनता है, हाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी, इन चारों का कर्तव्य बनता है कि जिन चीज़ों के कारण यहाँ पर लोगों में भेदभाव की भावना का एहसास है, भाई मेरे साथ भेदभाव हुआ है, उस भावना को समाप्त करना है। ना सीटों का बंटवारा एरिया वाइज हो, बट रिप्रेजेंटेशन, मतलब एवरीवन शुड फील नो आई हैव बीन गिवन जस्टिस, ये जो है ना कि मुझे न्याय मिला है, ये भावना उसमें से निकलनी चाहिए। जैसे मैं मानता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ आपको 36 सीटें हैं जम्मू की, अगर आज की सिचुएशन में देखी जाए तो 36 मेरे हिसाब से 5 सीट्स जो हैं जम्मू को कम है। मैंने अपना कैलकुलेशन जो लगाया है उसमें जम्मू को 5 सीटें कम है। मान लीजिए कल डिलिमिटेशन जब हो जाती है और जम्मू का वो भेदभाव जो है वो समाप्त नहीं होता और वो 36 के 36 रह जाते हैं, तो हमारे लिए फिर ये मतलब ही नहीं है कोई, और उनको 50 मिल जाती है तो फिर भी वही मतलब आपने हर चीज़ को ऐसे संभालना है कि जिसको मिला हुआ है वो भी ये समझ ले कि नहीं भाई मेरे से छीना नहीं गया, जिसको नहीं मिला है उसको बराबर मिल जाए कि भाई हाँ मैं उसके बराबर हो गया। यानी डिलिमिटेशन को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं पहली बार मानता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर को लेकर के जिनमें मार्मिक दृष्टि से सोच बनी हुई है, संवेदनशील हैं वो जम्मू कश्मीर को लेकर के। मेरा अपना जो जिसे कहते हैं अनुभव है उसके आधार पर और मेरी विचारधारा और विचारों के आधार पर मेरा ये मानना है कि इस समय जो भारत की सरकार है, अगर ये इस समय नहीं होता है तो शायद कभी नहीं होगा। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर जम्मू टू गेट रिड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर कश्मीरी पंडित्स टू गेट रिड ऑफ ऑल दोज थिंग्स जिनकी वो पिछले 50 साल में बातें कर रहे हैं। और साथ में ये जो वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ है, बहुत बड़ा सेक्शन है ये, और ये कैसी बात हुई कि आप पार्लियामेंट के लिए वोट दे सकते हैं, असेंबली के लिए नहीं दे सकते हैं। इट वाज ए क्लियर डिस्क्रिमिनेशन विद देम ऑन ऑल एस्पेक्ट्स, तो इनको भी मिलना चाहिए। तो इसलिए आगे आने वाले समय में हमने ये तय करना होगा, दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट फॉर ए कम्युनिटी। ये कम्युनिटी के एंगल से नहीं देखना, ये हम ओवरऑल जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव से देखें कि यहाँ का हर समुदाय जो है, यहाँ का हर क्षेत्र जो है वो ये फील करे कि उसके साथ न्याय हुआ है। और उसमें कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को मैं इसलिए नंबर 1 पर मानता हूँ क्योंकि उनके साथ में एक स्पेशल कैटेगरी के नाते डील करना होगा, इसलिए क्योंकि वो अपने ही देश में पिछले 32 साल से रिफ्यूजी बन करके जी रहे हैं, शरणार्थी बन करके जी रहे हैं। ये है कुल मिलाकर के। और मेरा ये मानना है कि जुलाई में कमीशन के साथ में अब हमारी अगली बैठक होगी। पूरी उम्मीद है और यही उम्मीद करते हैं कि ये जितनी बातें हमने की हैं उस पर कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो भी दिखे। धन्यवाद सर हमसे पूरी बातचीत। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। तो जिस तरह से अश्विनी जी हमेशा कोशिश हम यही करते हैं कि जो बातें हैं वो फैक्ट्स के आधार पर रहें, वो तथ्यों के आधार पर रहें, ताकि हम बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय जो हमारी क्लोज रियलिटी है उसे हम जानें। और रियलिटी यही है कि कई सारे समुदाय हैं, कई सारे एरियाज़ हैं, कई सारी ऐसी जगहें हैं जिनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन अभी तक नहीं मिल पाई है। जम्मू और कश्मीर की एक जो अपनी लड़ाई है वो भी है, और साथ ही साथ जो अपनी अलग अलग कम्युनिटीज़ की एक लड़ाई काफ़ी समय से कम्युनिटीज़ लड़ रही हैं उनकी भी एक लड़ाई है। तो उन सारे उम्मीदें हैं इन सभी कम्युनिटीज़ को कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो भी फैसला लेगी वो इन सब के हक में होगा और एक फेयर और फैक्चुअल तरीके से ये जो नई डिलिमिटेशन होने के बाद इलेक्शन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में कराए जाएंगे। फिलहाल के लिए दी इजाज़त मुझे और मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को। ऐसी और चर्चाओं के लिए आप ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।